हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने किए थे असेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि पहली स्टेज होती है आपकी प्रपोजल की। प्रपोजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड यूज़ किया गया है और आपका जो ब्रिटिश एक्ट है उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑफ़र। तो ऑफ़र और प्रपोजल दोनों सेम ही चीज़ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A है जो डिफाइन करता है व्हाट इज़ प्रपोजल। आपका प्रपोजल क्या है, क्या उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन पे जो दी गई है सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में क्या कहा गया है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। यहाँ से क्या पता चला कि आपके दो पर्सन होने चाहिए, एक पर्सन खुद को ऑफर नहीं दे सकता है। दैट मीन्स प्रपोजल देने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। His willingness to do or to abstain from doing, his willingness यानी कि उसने अपनी मर्जी से कोई काम किए करने या नहीं करने के लिए वो प्रपोजल दे रहा है, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया है, वॉलंटरी है उसके पार्ट पे, ठीक है। उसकी विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। दैट मीन्स प्रपोजल आपका दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है और वो नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ करने के लिए ही प्रपोजल दिया जाए, किसी काम को नहीं करने के लिए भी प्रपोजल दिया जा सकता है। एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे ए ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी साइकिल 50 रुपये में बेचना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव एक्ट को करने के लिए प्रपोजल दिया गया है। लेकिन अगर ऑफर क्या हुआ कि मान लीजिए ए अपनी साइकिल बी को बेचने का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, सी आगे क्या कहता है कि मैं तुम्हारी साइकिल को 60 रुपये में खरीद लूँगा, तुम बी को मत बेचो उसे 50 रुपये में। तो ये नेगेटिव नेचर का हो गया, ठीक है। तो प्रपोजल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रपोजल नेगेटिव भी हो सकता है, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को नहीं करने के लिए। नेक्स्ट है आपका विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ क्या बताई गई है, प्रपोजल देने के पीछे आपका पर्पज़ क्या है, क्योंकि प्रपोजल हमेशा किसी पर्पज़ के लिए ही होता है। और वो पर्पज़ क्या है, आपने जो ऑफ़र दिया है सामने वाला उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। आपने सिर्फ कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, आपका पर्पज़ उस स्टेटमेंट को देने के पीछे का क्या था कि सामने वाला पर्सन भी उस काम को करने या नहीं करने के लिए अपनी क्या दे दे, एसेंट दे दे, अपनी कंसेंट दे दे, उस काम को करने के लिए हामी भर दे या नहीं करने के लिए अपनी हाँ कर दे, ठीक है। तो ये क्या होगा, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर। अब ये अदर कौन होगा, ये अदर होगा वो पर्सन जिसको हमने ऑफर दिया है। अब ए ने अगर ऑफर दिया था बी को अपनी साइकिल 50 रुपये में बेचने का, सी 50 रुपये आके ए को दे देता है और कहता है लाओ साइकिल दे दो। क्योंकि ए ने ऑफर बी को दिया था तो बी ही उसे एक्सेप्ट करता है, बी के बिहाफ पे सी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा ऑफर जिस भी पर्सन को दिया गया है एक्सेप्टेंस भी वही पर्सन देगा। ऑफर देने के पीछे हमारा मकसद क्या था, पर्पस क्या था, उस पर्सन की कंसेंट लेना जिसको हमने ऑफर दिया है। अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी है तो आपकी अगली स्टेज भी अचीव हो जाएगी, दैट इज एक्सेप्टेंस की। लेकिन अगर वो ऑफर को रिजेक्ट कर देता है या वो काउंटर ऑफर दे देता है, जैसे ए ने कहा बी को कि 50 रुपये में मैं अपनी साइकिल तुम्हें बेचना चाह रहा हूँ, बी कहता है नहीं 45 में मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो अब 45 का जो उसने ऑफर दिया है इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर आपके ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, निगेट कर देता है। तो काउंटर ऑफर जब आपने एक बार कर दिया है, अब ओरिजिनल जो आपका ऑफरर था उसके पास चॉइस चली गई है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या वो उसको रिजेक्ट कर दे। एक बार अगर काउंटर ऑफर दे दिया गया है तो ओरिजिनल ऑफर ख़त्म हो गया है, उसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ए ने कहा किसे, बी को, कि मैं तुम्हें अपनी साइकिल 50 रुपये में देना चाहता हूँ। तो ये ए ने जो इसको बी को ये 50 रुपये में साइकिल बेचने का ऑफर दिया है, दिस इज़ वैलिड। अगर बी इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी नेक्स्ट स्टेज अचीव हो जाएगी एक्सेप्टेंस की। लेकिन बी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बी ने क्या कहा कि मैं 45 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही ये 45 रुपीज़
काउंटर ऑफर बी ने दिया, वैसे ही आपका ये ऑफर लैप्स हो गया है, ये ऑफर आपका खत्म हो गया है। अब ए के ऊपर है कि वो इस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर ए ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बी इस ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट अब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑफर आपका लैप्स हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब ए ने कह दिया कि नहीं, मैं तो 45 रुपये में अपनी साइकिल नहीं बेचूंगा, मेरी साइकिल तो बहुत ही नई है। तो बी कहता है चलो ठीक है, 50 रुपये ले लो और मुझे साइकिल दे दो। और ए ने फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बेचता अब तुम्हें। अब बी उसे फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल ऑफर था ये ख़त्म हो चुका है फ्रॉम बीज काउंटर ऑफर। तो ये है आपका काउंटर ऑफर का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने ऑफर जिस पर्सन को दिया है सिर्फ वही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब ए ने कहा था बी को कि 50 रुपये में मेरी साइकिल ले लो। बी के साथ में खड़ा था एक पर्सन सी। बी ने ना कोई जवाब दिया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सी बोलता है ठीक है चलो मैं दे देता हूँ तुम्हें 50 रुपये और ये साइकिल मुझे दे दो। तो सी फोर्स नहीं कर सकता है ए को, क्योंकि ए ने ऑफर बी को दिया था, तो बी की एक्सेप्टेंस से ए बाउंड होगा, सी की एक्सेप्टेंस से ए बाउंड नहीं है। दैट मीन्स आपका ऑफर जिस पर्सन को दिया गया है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है, अगर वो एक पर्टिकुलर ऑफर है। ऑफर आपके दो तरीके के हो सकते हैं, पर्टिकुलर ऑफर और जनरल ऑफर। पर्टिकुलर ऑफर कौन सा होता है? जो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को देते हो, जैसे इस केस में हमने सिर्फ बी को कहा था, तो ये है एक पर्टिकुलर ऑफर। जनरल ऑफर होता है जिसे कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल पब्लिक। ठीक है, तो हमारा जो ऑफर है वो कैसा हो सकता है? इट मे बी पर्टिकुलर और इट मे बी जनरल। तो जनरल ऑफर कौन से होते हैं? जैसे आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई कि ए अपनी साइकिल 50 रुपये में बेचना चाह रहा है, जो भी पर्सन खरीदना चाहते हैं वो आगे पैसे देके साइकिल खरीद सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह का जनरल ऑफर है कि आपने जो कंडीशंस ले डाउन की है उस ऑफर के लिए कोई भी जनरल पब्लिक का पर्सन को उस कंडीशन को फुलफिल करके उस ऑफर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपके ऑफर दो तरीके के हैं, पर्टिकुलर और जनरल। नाउ आपकी जो ये डेफिनेशन है, इसी से हम कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी निकाल सकते हैं ऑफ द लीगल और वैलिड ऑफर, क्योंकि हर तरीके का ऑफर आपका लीगल और वैलिड नहीं होता है। तो इसी डेफिनेशन से हमें एलिमेंट्स मिलते हैं ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। यहाँ से दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 2 पर्सन। रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पर्सन, ये है पहली रिक्वायरमेंट और अ वैलिड प्रपोजल। इसके बाद अब जब भी हम प्रपोजल की बात करते हैं, एक पर्सन अपनी विलिंगनेस बताता है कोई काम करने या नहीं करने के लिए। अब हम जब ऑफर देते हैं, हम दूसरे पर्सन से रिक्वेस्ट करते हैं, हम उसे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं दैट यू हैव टू डू दिस वर्क, नहीं। तो हमेशा जिस पर्सन को हमने ऑफर दिया है, जो आपका ऑफरी है, उस पर्सन को चॉइस दी गई है, उसके पास चॉइस है, वो उसे एक्सेप्ट करे या उसे एक्सेप्ट नहीं करे। सो ऑलवेज देयर इज अ चॉइस to accept और रिजेक्ट। तो ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की चॉइस आपके ऑफरी के पास हमेशा होती है। नाउ कमिंग टू द पर्पस। पर्पस क्या है प्रपोजल देने के पीछे? पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दी अदर पर्सन। जिसको हमने ऑफर दिया है उस पर्सन की एसेंट लेनी है, उस पर्सन की कंसेंट लेनी है, जो काम हम करने या नहीं करने का ऑफर दे रहे हैं उस काम के लिए। इसके बाद ऑफर में ही आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज टेंडर टू ऑफर, जिसको हम इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर भी कहते हैं।
तो यूजुअली ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि जब किसी शॉप पे बुक्स है या कोई भी आर्टिकल्स हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, तो क्या जो शॉपकीपर है वो ऑफर दे रहा है उस सामान को उस प्राइस टैग पे बेचने के लिए, या फिर जो आपका कस्टमर है उसकी तरफ से ऑफर मूव होगा। तो हम क्या कहते हैं, जब एक शॉपकीपर ने अपनी शॉप के ऊपर आइटम्स को डिस्प्ले किया है और उस पर प्राइस टैग भी बताया गया है, तो वो क्या कह रहा है, ही इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू मेक द ऑफर। हम शॉपकीपर को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप इस प्राइस टैग पे ही हमें ये सामान बेच दीजिए। शॉपकीपर की चॉइस है कि वो सामान को बेचे या ना बेचे। तो अगर किसी शॉप के ऊपर कोई भी आइटम्स डिस्प्ले किए गए हैं तो कस्टमर की तरफ से ऑफर आता है, और जो शॉपकीपर ने डिस्प्ले किया है इसको हम बोलते हैं टेंडर टू मेक एन ऑफर या इनविटेशन टू मेक एन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड प्रपोजल। तो सबसे पहले जो रूल है फॉर अ वैलिड प्रपोजल वो क्या है कि प्रपोजल हमेशा किस पर्पस से दिया जाना चाहिए, फॉर क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। So offer is always made to create legal obligations. Now जो ये obligations है वो कई तरीके की हो सकती है। ऑब्लिगेशंस आपकी लीगल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं, मोरल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑब्लिगेशंस कितनी तरह की हो सकती हैं हमारे पास, देयर में भी सोशल, लीगल और मोरल ऑब्लिगेशंस। जैसे ए ने अपने फ्रेंड बी को कहा कि मैं तुम्हें आज रात को खाना खिलाता हूँ, तो ये किस तरीके की ऑब्लिगेशन है, ये है हमारी सोशल ऑब्लिगेशन। क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देने के पीछे ए का ये इंटेंशन नहीं था कि वो अपने आप को लीगली बाउंड कर ले बी को खाना खिलाने के लिए। सो दिस इज ओनली अ सोशल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशंस कौन सी होती हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए, जिनको पूरा करने के लिए आप कोर्ट में जा सके, ऐसी ऑब्लिगेशंस को हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है वो लीगल ऑब्लिगेशंस के साथ डील करता है, ना कि सोशल या मोरल ऑब्लिगेशंस के साथ। सो प्रपोजल देने के पीछे आपका पर्पस हमेशा कैसा होना चाहिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट जो लीगल रूल है ऑन प्रपोजल वो है आपका कि प्रपोजल हमेशा क्या होता है, एक चॉइस देता है। प्रपोजल इज नेवर एन ऑर्डर। कभी भी ऑर्डर नहीं करते हम सामने वाले पर्सन को। ठीक है, इट इज नॉट एन ऑर्डर, इट इज ऑलवेज अ रिक्वेस्ट। हम चॉइस दे सकते हैं सामने वाले पर्सन को, जो काम हम करना या नहीं करवाना चाह रहे हैं उस काम को करने या ना करने के लिए। ऑर्डर कभी भी नहीं दे सकते हैं। जहाँ पे ऑर्डर आता है वहाँ आपका ये प्रपोजल नहीं होता है। दैट इज अ लीगल रूल विच गवर्न्स दी प्रपोजल। तो प्रपोजल हमेशा क्या होगा, एक रिक्वेस्ट होती है, सामने वाले पर्सन के पास चॉइस होती है उस काम को करने या नहीं करने के लिए, क्योंकि ऑर्डर में हम चॉइस नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को कहा कि कोई काम कर दो, जिस काम को करने के लिए उसे एम्प्लॉय किया गया है, सो दैट इज एन ऑर्डर। एम्प्लॉई के पास चॉइस नहीं है कि वो उस काम को करना चाहे तो कर ले, अगर अदरवाइज ना करे। ठीक है, तो दैट इज एन ऑर्डर। लेकिन प्रपोजल क्या होता है, हम सामने वाले पर्सन को हमेशा चॉइस दे रहे हैं काम करने के लिए या काम नहीं करने के लिए। नेक्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट है प्रपोजल के लिए कि जो प्रपोजल है वो अनएम्बिगस होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। अनएम्बिगस का मतलब क्या है कि वो क्लियर होना चाहिए, आपका क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी आपके डाउटफुल वर्ड्स नहीं होने चाहिए। डेफिनेट होना चाहिए, जैसे कि ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हें अपनी साइकिल 40 या 50 रुपए में देना चाहता हूं, तो ये डेफिनेट नहीं है। ठीक है, 40 या 50 एक आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपका प्रपोजल हमेशा डेफिनेट होना चाहिए, या तो ये 40 होगा या ये 50 होगा। तो वैलिड प्रपोजल के लिए इट मस्ट ऑलवेज बी डेफिनेट। नेक्स्ट है आपका इट मे बी जनरल, इट मे बी स्पेसिफिक।
जो कि हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल ऑफर या जनरल प्रपोजल कौन से होते हैं, जो आप जनरल पब्लिक को देते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने कंडीशंस ले डाउन की हैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी पर्सन उन इंस्ट्रक्शंस को, उन आपकी रिक्वायरमेंट्स को, कंडीशंस को फुलफिल करके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफ़र या जिसको हम पर्टिकुलर ऑफ़र भी कहते हैं, वो आपका किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जाता है और वही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें आपका एक बहुत ही फेमस केस है, दैट इज़ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो इस केस में ये जो कंपनी थी ये इन्फ्लुएंजा के लिए दवाई बनाती थी और इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में इंस्ट्रक्शंस ले डाउन की गई थी कि कोई भी पर्सन है हमारी इस प्रोडक्ट को इन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेगा तो उसे कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो जो प्लेंटिफ था उसने क्या किया, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, लेकिन फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया एंड उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। तो कंपनी ने क्या प्ली ली कि इस पर्सन के साथ तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, तो हम इसको कोई भी कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि क्योंकि ये एक जनरल ऑफर था और इस पर्सन ने आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, दैट मीन्स उसने उस ऑफ़र को, आपने जो जनरल ऑफ़र दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया है और इस ऑफ़र को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसके एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जब उसने उसे यूज़ किया है, दैट इटसेल्फ इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ दैट एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफ़र है वो जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कब होगा, जब दोनों पर्सन्स ने बोल के, ओरल या रिटन, कैसे भी बाय वर्ड्स उस ऑफर को दिया है। इम्प्लाइड कैसे हो सकता है, जैसे आप रोड पे खड़े हो, आपके सामने ऑटो आके रुका, आप ऑटो में बैठ गए हो, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, आपने उतरा, आप उतर के उसको पैसे दे दिए। तो जब आप उस ऑटो में बैठे हो तो वो इम्प्लाइड ऑफर था। ऑटो वाले ने जब ऑटो रोकी तो वो इम्प्लाइड ऑफर था कि आप उसमें चढ़ोगे या नहीं चढ़ोगे। आप चढ़ गए हो, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और फिर वो आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जब पहुंचा देगा तो आप उसको पैसे देने से मना नहीं कर सकते हो कि मैंने तो कहा ही नहीं था कि मुझे यहाँ छोड़ के आओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऑफर नेक्स्ट कैसा हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई काम करने के लिए भी हो सकता है, या किसी काम को नहीं करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है। तो पॉजिटिव है जब काम को करने के लिए है और नेगेटिव है जब काम नहीं करने के लिए है। नेक्स्ट है इट मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। कभी भी किसी इम्पॉसिबल काम को करने के लिए ऑफर नहीं दिया जाएगा। अगर ऑफर दिया भी गया है तो वो आपका वैलिड ऑफर नहीं होगा। अब ए ने बी को कहा कि मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा, आप मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दो। तो बेशक से वो आप उसको चाहे कितने करोड़ों रुपए दे लो, किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना पॉसिबल एक्ट है ही नहीं। तो ये क्या होगा, ये कभी भी वैलिड ऑफर नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ इनवैलिड, ये आपका लीगल नहीं है। नेक्स्ट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ऑफर दिया है, आपका ऑफर वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक आपने उस पर्सन को ऑफर कम्युनिकेट नहीं कर दिया है जिसे आप वो ऑफर देना चाह रहे हो। तो हमेशा ऑफर कम्युनिकेट होगा और तभी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसमें आपका फेमस केस है, दैट इज़ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाले केस में जो स्टोरी थी वो क्या थी, तो इसमें एक काफ़ी रिच पर्सन था, उसका सन था वो कहीं गुम हो गया और उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उन सभी को अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेजा। और इनका जो मुंशी था वो
जब चला गया उस बेटे को ढूंढने के लिए, बाद में पीछे से जो सेठ जी थे, जो जिन पर्सन का वो बच्चा खो गया था, उन्होंने एक रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी पर्सन है जो मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आएगा, मैं उसे इतने पैसे दूंगा। अब मीनवाइल अब ऑफर की इंफॉर्मेशन जो प्लेंटिफ है उसके पास नहीं थी और उसको वो बच्चा मिल गया, वो ढूंढ के बच्चे को ले आया। आने के बाद उसे पता चला कि इस बच्चे को ढूंढने के लिए इतना इनाम है वो घोषित किया गया था और उसने वो इनाम पाने के लिए कहा कि मुझे ये इनाम दिया जाए। लेकिन कोर्ट में जब ये केस गया तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जब तक आपको ऑफर की ही नॉलेज नहीं है तब तक एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती है। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले नॉलेज ऑफ ऑफर यानी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके कुछ लीगल रूल्स है फॉर अ वैलिड प्रपोजल। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए आपके लीगल रूल्स क्या हैं, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।